Hello friends and welcome to my YouTube channel. Today in this video I'm going to discuss with you some case studies on Fewell's Principles of Management. केस स्टडीज़ का नाम सुनते ही हम सब अक्सर घबरा जाते हैं और समझ नहीं आता कि केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करें। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम आसान तरीके से केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं वो क्या तरीका है। नंबर 1, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कभी भी केस स्टडी को पढ़ने से शुरुआत ना करें, हमेशा सबसे पहले क्या पढ़ें? क्वेश्चन को पढ़ें। जी हाँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। सेकेंडली, रीड द केस स्टडी। अब सेकेंड नंबर पे आपने केस स्टडी को पढ़ना शुरू करना है और जैसे जैसे आप केस स्टडी को पढ़ते जाएंगे, नंबर 3 को ध्यान में रखिए, मार्क और अंडरलाइन द कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस। अपने पेन या पेंसिल के साथ आप उन कीवर्ड्स और सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना शुरू कर देंगे, जिससे आपको हिंट मिलेगी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली केस स्टडी। केस स्टडी में आपको मैंने अभी हिंट दी कि कभी भी केस को पहले नहीं पढ़ना। हमेशा सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। Identify the 3 principles of Fewell violated in the above case। इसका मतलब इस केस में फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वायलेट हुए। 3 प्रिंसिपल वायलेट हुए हैं जिसको मुझे ढूंढना है। तो मैं केस स्टडी को पढ़ना शुरू करूंगी और साथ साथ अंडरलाइन करूंगी उन की वर्ड्स और सेंटेंसेस को, जिससे मुझे मेरा आंसर मिलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं केस को। Bunny Enterprises is facing huge losses. The owner of the company is an MBA pass out. Even then, many things in the organization are happening which are indicative of lack of proper management in the company. कंपनी में कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो नहीं रहा। क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क। लीजिए, मुझे पहले यहाँ पे की वर्ड और सेंटेंसेस मिल रहे हैं। लिखा है नो स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क। शेयरिंग ऑफ वर्क स्पेसिफिक ही नहीं है। एंड एनी टाइम एनी एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू डू एनीथिंग। किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी कुछ भी करने को बोल दिया जाता है। दिस हैज लेड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट। तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट एक और मुझे यहाँ पे की वर्ड्स मिले हैं, मैंने इसको अंडरलाइन किया। Further, due to negligence in proper work sharing, there has been no specialization in the nature of jobs done by the employees. I think इतने सारे कीवर्ड सफिशिएंट है मेरे लिए ये जानने के लिए कि यहाँ कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। सोचिए। जी बिल्कुल सही पकड़ा है। आप यहाँ पे देखिए, जो प्रिंसिपल वायलेट हुआ है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। आइए, एक प्रिंसिपल तो हमें मिल गया। सेकंड की ओर चलते हैं। There are no clear and fair agreement between the workers and the management। तो no clear और fair agreement ये भी आपने पढ़ रखा है कि किस प्रिंसिपल में आता है। शायद कुछ को समझ आ गया होगा, शायद कुछ अभी तक जान नहीं पाए होंगे। तो आगे की लाइन्स देखते हैं। This has led to a lot of frustration in the workers. Management has quite often been found to be ignorant of not fulfilling promises done by it। प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। There are also no strict rules and regulations binding on the conduct of the workers। तो ये सारी की लाइंस और सेंटेंसेस को पढ़ के मुझे सेकंड प्रिंसिपल जो वायलेट हुआ वो मिल चुका है और वो है डिसिप्लिन का। आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है जो वायलेट हुआ। The departmental heads who are the middle level managers in the company and hold the key positions always favor their relatives। तो always favor their relatives एक मुझे यहाँ पे की वर्ड्स मिले हैं। They often quite don't turn up for the job on time। समय पर नहीं आते। Always looking for special relaxation from the top management and this has led to feeling of resentment among the employees who are also demanding special favors and threatening strike in the coming days। तो लीजिए, कितने सारे कीवर्ड्स हैं, इनको भी आप अंडरलाइन कर सकते थे। डिमांडिंग स्पेशल फेवर, थ्रेटनिंग स्ट्राइक इन द कमिंग डेज। तो इतने सारे कीवर्ड्स के साथ मुझे वैसे शुरू के ही कीवर्ड्स को पढ़ के समझ आ गया था कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है और वो है
subordination of individual interest to general interest। तो लीजिए तीनों प्रिंसिपल कितनी आसानी से हमने अपने केस में आइडेंटिफाई किए। किसकी बदौलत आइडेंटिफाई किए? कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस की बदौलत। चलिए आगे देखते हैं हमारा केस नंबर 2 क्या कहता है। Which principle of Fayol stands violated here? What is the immediate outcome of the violation of this principle and state this principle? चलिए केस को पढ़ते हैं। अब क्या केस दिया था यहाँ पे? Aditi, who is heading the campus recruitment program of the firm that she is working it, gets an immediate order. उसे मिलता है immediate order। अदिति को किससे मिलता है? मार्केटिंग हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब मुझे यहाँ पे अदिति का एक बॉस तो नजर आ गया, मार्केटिंग हेड उसको ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। चलिए, ऑर्डर फ्रॉम मार्केटिंग हेड, मैंने इसको अंडरलाइन किया। मिस्टर रुपेश जो कि मार्केटिंग हेड है, ask her to hire only those candidate who have 2 years experience। तो ये की सेंटेंस मैंने अंडरलाइन किया कि अदिति को ऑर्डर क्या मिला था? उन कैंडिडेट्स को हायर करना जिनका एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 2 साल का हो इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड ऑफर देम अ हायर पैकेज। मोमेंट्स लेटर when she is about to enter the campus, she gets another call from the HR head। लीजिए सेकंड बॉस आ गया, HR head, who ask her to hire candidate with 0 experience। HR head ने उसे क्या बोला? उन कैंडिडेट्स को हायर करना है जिनका एक्सपीरियंस क्या होगा? 0। क्या लॉजिक उसने दिया? That such candidate would be expecting lower package in comparison to candidates having experience in the industry। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, अदिति कंफ्यूज हो चुकी है। 2 बॉस उसे ऑर्डर दे रहे हैं। अब अदिति को समझ नहीं आ रहा कि किसको मैं सेलेक्ट करूं, 0 एक्सपीरियंस वाले को या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को। तो सोचिए कौन सा फ्यूल प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ है? बिल्कुल सही सोचा आपने, यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हुआ है। क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड? एम्प्लॉय शुड टेक ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम 1 बॉस। अगर इस प्रिंसिपल को हम वायलेट करेंगे तो उसकी आउटकम क्या होगी? ड्यूल सबॉर्डिनेशन। और हमें ड्यूल सबॉर्डिनेशन को क्या करना है? अवॉइड करना है। चलते हैं तीसरे केस की तरफ। अपना व्हीकल इज अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अरे ये क्या किया मैंने? केस पढ़ लिया? गलत, कभी भी केस पहले नहीं पढ़ना। चेक कर रही थी मैं आपको। हमेशा क्या पढ़ना है? हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज वायलेटेड हियर? स्टेट द प्रिंसिपल, गिव एन इमीडिएट आउटकम ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। चलिए अब पढ़ते हैं केस को। Aditi Vehicle is a vehicle manufacturing company. The company has same unit producing। क्या करती है ये? देखते हैं और उस चीज को हम ध्यान देते हैं। Both scooters and car। लीजिए, producing both scooters and car को मैंने कर लिया अंडरलाइन कीवर्ड मानते हुए। This leads to confusion। leads to confusion, again keywords आ गए। Among the employees regarding the reporting। रिपोर्टिंग को लेके एम्प्लॉय हो चुका है कंफ्यूज, एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क। इन मामलों में हो गया वो कंफ्यूज। तो क्या करना चाहिए उसे? इन सभी कीवर्ड्स और सेंटेंसेस को पढ़ के मुझे पता चल चुका है कि कौन सा प्रिंसिपल अपना व्हीकल में वायलेट हुआ है, और वो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? दैट देयर शुड बी 1 बॉस एंड 1 प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे वायलेट हुआ क्योंकि ये बनाती है कंपनी 2 तरह के प्रोडक्ट, और उन दोनों के लिए इस कंपनी को बनाने चाहिए थे 2 सेपरेट डिपार्टमेंट, जो कि कंपनी ने नहीं किया। इसकी फाइनल आउटकम क्या रही इस प्रिंसिपल को वायलेट करने की? कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो गया, जिसकी वजह से पूरी कंपनी हो गई है अफेक्ट। अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले केस की ओर, जो कि है केस नंबर 4। आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, लेकिन गलती से भी केस को पहले नहीं देखना। हमेशा पढ़ना है पहले सवाल। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच गुरप्रीत इज अनेबल टू अप्लाई। इसका मतलब कोई यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जो गुरप्रीत ने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, याद रखिए माइंड में, गुरप्रीत एक प्रिंसिपल को अप्लाई करना भूल गया। सेकंड क्या है? नेम एंड एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट which has been brought into effect by गुरप्रीत। लो,
सेकंड क्वेश्चन कहता है कि गुरप्रीत ने एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का अप्लाई किया। पहला क्वेश्चन कहता है कि गुरप्रीत एक प्रिंसिपल अप्लाई करना भूल गया। अब हम पढ़ते हैं हमारा वो सवाल क्या था, वो हमारा केस क्या था। सवाल तो पढ़ लिए, चलिए अब देखते हैं केस को। गुरप्रीत इज रनिंग अ रिटेल मार्केट इन कांगड़ा to provide various type of products of daily use under one roof to the buyers. The employee turnover in his business is very high. Oh my God. Okay. And he is perpetually on a lookout for new staff. Employee turnover in the business is very high. ये मुझे एक यहाँ पे रेड सिग्नल दे रहा है, तो मैंने इसको कर लिया अंडरलाइन। ठीक है, हमेशा वो नए स्टाफ की खोज में रहता है। The fact of the matter is that he lacks managerial skills and assign work to his employees on ad hoc basis without letting them settle down in a specific work. टाइम ही नहीं देता एम्प्लॉयज को, उनको टास्क भी वो एड हॉक बेसिस पे अलॉट कर देता है। तो ये यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो गुरप्रीत क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। सोचिए कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया। दिस अप्रोच ऑफ हिज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज एंड दे टेंड टू लीव द जॉब वेरी क्विकली। बहुत जल्दी जल्दी वो जॉब छोड़ जाते हैं। तो यहाँ एक प्रिंसिपल जो वायलेट किया है गुरप्रीत ने, वो है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनेल। ठीक है, इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस को जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको पढ़ के मुझे पता चला था कि यहाँ एक प्रिंसिपल हुआ है वायलेट। आगे देखते हैं। हाउएवर ही इज वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन एंड ऑफर्स फेयर वेजेस टू हिज एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन अफोर्ड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन एक चीज अच्छी करता है गुरप्रीत कि उन्हें वो, ताकि उनका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर्स का बना रहे, उसके लिए वो उन्हें फेयर वेजेस देता है। बताइए अब कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे गुरप्रीत ने फॉलो किया, बताइए। देखिए, पहला था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जो कि मैं आपको बता चुकी थी, और दूसरा है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसे गुरप्रीत ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। जो फॉलो नहीं किया था वो था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्या करना चाहिए था उसे, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए था अपने एम्प्लॉयज को कि वो अपने आप को साबित कर सकें। उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी सही तरीके से करना चाहिए था, और किसी प्रकार की जॉब की इनसिक्योरिटी एम्प्लॉय के बीच में नहीं होनी चाहिए, जो कि कब आती है, एड हॉक बेसिस के कारण आती है। चलिए, रेम्युनरेशन वाला तो वो फॉलो कर ही रहा है। उन्हें वो जो रेम्युनरेशन दे रहा है वो बिल्कुल फेयर है, इक्विटेबल है, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयज के जो रिलेशन है मैनेजमेंट के साथ, वो कैसे बने हुए हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी। अब आज की लास्ट केस स्टडी में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं, और इसे पढ़ने से पहले देखते हैं इस केस में हमसे क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। कौन सा प्रिंसिपल इस केस में अप्लाई हुआ है जिससे कि यहाँ पे इनको सक्सेस मिली। नंबर 2, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। जो केस दिया है, एक तो उसमें आपसे पूछा है नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो इन्होंने अप्लाई किया। नंबर 2, इसमें एक और चैप्टर से आपसे सवाल किया गया है एक ही केस में। क्या पूछा है, पूछा है मैनेजमेंट के फीचर बताइए। जी हाँ, आपका चैप्टर 1 जो कि मैनेजमेंट के ऊपर है, उसकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस के ऊपर है, उसी चैप्टर में से आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं 2 फीचर्स। और पहले सवाल में पूछे गए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है जो अप्लाई हुआ। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक ही केस में 2 अलग चैप्टर से मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। चलिए केस को पढ़ना शुरू करते हैं। आपका विद्यालय believes in the holistic development of students and encourages team building through a mix of curricular, co-curricular and sports activities. On its founder day, a stage performance had to be put up. ठीक है, मुझे ये एक लाइन मिली, एक सेंटेंस मिला जो मुझे रेलिवेंट लगा कि यहाँ पे एक स्टेज परफॉर्मेंस होनी है। कमिटी बनाई गई of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the function. They all decided to use the recycled paper for decoration, which is a good thing. There was a spirit of unity and harmony. ये अब मुझे मिली है की लाइन्स, spirit of unity and harmony, and all the members supported each other. Again, एक और मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स मिले हैं, members supported each other. जल्दी से सोचिए कौन सा है वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का
जो यहाँ इस विद्यालय में इस प्रोग्राम में फॉलो हुआ है। द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यहाँ पे देखने को मिली। द प्रोग्राम वॉज सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। Karthik, one of the prefect, realized that the group had unknowingly applied one of the principles of management while planning and executing the program. So he was so inspired by the success कि उसने इस चीज़ का जिक्र अपने फादर से किया और कहा कि सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करें अपने बिजनेस में। तो चलिए, आपसे जो सवाल पूछा गया था कि कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के पीछे, तो वो था एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वो 2 फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताइए जो इस पैराग्राफ में यूज हुए और देखने को मिले। तो मैनेजमेंट का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो गोल ओरिएंटेड रहा ये, क्योंकि उनका जो मकसद था वो था सक्सेसफुली कंडक्ट करना उस प्रोग्राम को, जो कि मैंने पहले अंडरलाइन किया था। और दूसरी बात जो हमें देखने को मिली, मैनेजमेंट इज परवेसिव। भले ही ये एक स्कूल था, लेकिन हमने मैनेजमेंट का फीचर पढ़ा है कि चाहे आपकी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, मैनेजमेंट तो हर जगह ही अप्लाई होती है। तो देखा कितना आसान है केस स्टडीज को सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।